नेक्स्ट करते हैं जूरिस्प्रूडेंस में। हिस्टोरिकल स्कूल को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे हेनरी मेन को। हेनरी मेन ने एक एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ लॉ दी थी, जिसके अंदर लॉ सोसाइटी में कैसे इवॉल्व किया इसको उसने इसके बारे में एक थ्योरी दी थी। जो हिस्टोरिक कंपैरेटिव मेथड को इस्तेमाल और इन्वेंट किया था हेनरी मेन ने। तो इससे पहले साविग्नी ने तो सारा रोमन लॉ का एक्सपर्ट था साविग्नी। हेनरी मेन ने की स्टडी जो थी हिस्ट्री की और लॉ की, उसमें ज़्यादा वास्ट था। उसने और हिस्टोरिक लॉज और इंस्टीट्यूशंस की को स्टडी किया था। एंशंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज़, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अर्ली लॉ एंड कस्टम्स, इस पर तो किताबें भी लिखी थी हेनरी मेन ने। तो इसके बाद में उसने डिस्कवर किया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो क्या स्टेजेस हैं लॉ के डेवलपमेंट की? सबसे पहले स्टेज है लॉ बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। तो जो राजा सबसे पहले आता है और एक कस्टम्स को शुरू करता है, रूलर, वो डिवाइन इंस्पिरेशन के अंदर काम कर रहा है। तो उसके पास कोई डिवाइन ताकत है और वो उस वट एवर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन इज़, उसके बेसिस पे ही विल ले डाउन द लॉज कि किस तरह से कानून होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये हेनरी मेन की अंडरस्टैंडिंग थी। सेकंड स्टेज पे फिर रूलर के एक्सटेंडेड जो राज है उसमें कस्टम्स और कस्टमरी लॉज बनने शुरू हो जाते हैं कि अब वो डिवाइन जो लॉज हैं उसके एक रीति रिवाज का जन्म हो जाता है। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 के अंदर प्रीस्ट ले लेते हैं अब लॉ को अपने कंट्रोल में, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, डिवाइन लॉ, अब प्रीस्ट उसको अपने हिसाब से अपनी जो प्रथाएं हैं उसको चलाते हैं। और लास्ट स्टेज है कोडिफिकेशन की, यानी कि लेजिस्लेशन को लिखने की। तो यहाँ पर फिर एक एक्ट्स पास होते हैं उस राज्य के अंदर, और इसमें नेसेसरी नहीं है कि हम एक उस रूलर के दौरान ही बात कर रहे हैं। हो सकता है वो रूलर का, जब तक हमने लेजिस्लेशन लिखी अब रूलर कोई है ही नहीं और कोई कस्टमरी लॉज को अब सारे लेजिस्लेशन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये एक तरह से एक फिज़िकल रीजन को ही एवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं। और बहुत पुराना इतिहास जो था उसमें राजा और भगवान जो था उसका एक ही दर्जा था। फिर राजा अगर भगवान नहीं भी है तो कस्टम्स हैं जो चल रहे हैं। फिर चर्च या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो पावरफुल हो गई। तो जो स्टडी करके उसने निकाला था ये सब कि सोसाइटीज़ इस तरह से इवॉल्व कर रही हैं। और लास्ट स्टेज थी कोडिफिकेशन की, जब तक हेनरी मेन जिंदा था और उसने देखा। जो 5वीं स्टेज है शायद ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें जब लेजिस्लेशन आ गया, एक रिटन स्टैट्यूट्स आपके पास आ गए, वो कहता है कि फिर काम शुरू होता है लीगल फिक्शन का। तो जो जूरिस्ट हैं हेनरी मेन जैसे, इनका अब स्टेज काम शुरू होता है जिसके अंदर ये सोसाइटी की प्रोग्रेस को कानून के रूप में कैसे ढालेंगे। तो ये लीगल फिक्शन, यानी कि फिक्शन मतलब अपने मन से चीज़ें लिखने का जो एक्टिविटी होती है, तो इसमें वो अब जो एक्टिव लेजिस्लेशन का दौर आ गया कि अब सोसाइटी को देखना है कि उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और उसके ऊपर उसको समझ के लीगल फिक्शन यानी कि पॉजिटिव लॉ लिखना है। जो इस स्टेज पे जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन गई है, जब 5वीं उसकी स्टेज आती है। इसके अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे सारी लीगल फिक्शन लिखी जाएगी और फर्दर लॉज को रिफॉर्म भी किया जाएगा और डिटेल में भी जाया जाएगा। जो वो प्रिंसिपल्स, सेक्रेड प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें एक्विटी कहते हैं। तो उस एक्विटी के हिसाब से जो आगे की लॉज हैं लीगल फिक्शन, उसको लिखा जाएगा और सो लीगल फिक्शन इज एनेबल्ड बाय एक्विटी which is the sacred principles of the society, and the last part will be legislation। तो legislation के अंदर फिर अब उस legal fiction को आप law के रूप में बनाएंगे और act पास करेगी जो भी आपकी judicial body है, legal body है। जो next part है वो है status to contract का। तो status to contract के अंदर जो आपके पास पुरानी आप सोसाइटी देखें तो सब चीज़ें आपकी सोशल स्टेटस पे डिपेंड करती थी। आपका जो सोशल स्टेटस है, आप राजघराने में पैदा हुए, गरीब घराने में पैदा हुए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका कास्ट क्या है, आपका जो भी आपकी चीज़ें थी वो आपकी सोशल स्टेटस पे डिपेंड करती थी। तो जो प्रोग्रेशन, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ थी, अब वो
इस स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे थे कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है काम करने का, क्या आप उस पे आपके साथ सोसाइटी डील करेगी। तो अगर आपने अंडर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप पहले एजुकेशन हासिल कीजिए, फिर आप फ्री विल से फ्री नेगोशिएशन कीजिए और सिर्फ आप पे वो फ्री नेगोशिएशन बाइंड करेंगी। शिफ्ट फ्रॉम स्टेट सोशल स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्री नेगोशिएशन। तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, सिर्फ वो आप पे बाइंडिंग है। इसके अलावा आपके ऊपर और कोई सोसाइटी पहले से कुछ नहीं थोप रही है। तो लेबर, विमेन, फ्री, फॉर्मर स्लेव्स अब फ्री थे अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो एक इस तरह की सोसाइटी बन गई जिसके अंदर इंडिविजुअल्स अब अपनी मेहनत से अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते थे। सोसाइटी उनको दबाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो सोसाइटी हैड मूव फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी कि सारी इंडिविजुअल तो जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो इंडिविजुअल फ्रीडम के रूप में काम नहीं करते थे। जैसे पहली स्टेज पे जो बड़े वर्कर, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, वो इंडस्ट्री तो गिनी चुनी ही थी। अगर वो इंडस्ट्रियल लेबर को हायर कर रही है तो एक वो इंडिविजुअल लेबर एक एक इतनी बड़ी फैक्ट्री वालों के साथ कैसे नेगोशिएट करता। तो वर्कर्स ने एक यूनियन बनाने की कोशिश की और इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने भी यूनियन बनाई। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो डिसीजन थे या जो फ्रीडम थी उसे सौंपा गया या उसको सबमिट कर दिया गया टू एक एसोसिएशन। तो जो हेंस जो कलेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उसके बेसिस पे इंडिविजुअल फ्रीडम्स, सोसाइटी इस तरह से इवॉल्व करी कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम को छोड़ना पड़ा इंडिविजुअल्स को फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक एग्जांपल है जहां इंडिविजुअल फ्रीडम्स आर कर्टेल्ड एज सोसाइटी प्रोग्रेस्ड। मिनिमम वेजेस, तो इसी तरह से एक इंडस्ट्री एक से स्टेज से कम नहीं वेज दे सकती है, ये भी अब रेगुलेटेड था। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एसेंशियल्स, अब पानी अगर आपको लेना है या अभी आज भी हम बिजली लेते हैं तो हर एक घर के साथ में बिजली कंपनी कोई अलग से नेगोशिएट तो करती नहीं है। तो इस तरह से कई, अब वो बिजली कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। तो इस तरह से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत वाइड लेवल पे हुए जिसके अंदर फ्रीडम ज़रूरी नहीं थी। लास्ट पार्ट है रेट्रोग्रेशन, जहाँ सोसाइटी इंडिविजुअल फ्रीडम से वापस चले गई। वो थी जहाँ पे डिक्टेटर आ गए या बहुत पावरफुल मोनार्क आ गए दोबारा से राज करने के लिए। तो एक तरह से उन्होंने फिर जो इंडिविजुअल फ्रीडम सिर्फ वो दी जिससे स्टेट ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। तो अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्रीडम है, लेकिन अगर आप कोई बगावत या प्रेस के तौर पे आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं गवर्नमेंट पे तो नहीं फ्रीडम है। तो सोसाइटीज़ सिर्फ आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही थी इंडिविजुअल राइट्स की तरफ, वो कई बार पीछे के लिए भी कदम लेती थी, रेट्रोग्रेशन भी करती थी वो। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन क्या है कि आपके पास, तो ये लास्ट पार्ट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन है कि पहली बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि उसने इम्प्रूव किया हिस्टोरिकल स्कूल को, और जो साविग्नी का स्कूल था, और उसने इलेबोरेटेड रिलेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो उसने कोई भी कम्युनिटी या सोसाइटी को के साथ रिलेशन किया डेवलपमेंट ऑफ लॉ का, कि अगर एक सोसाइटी पहले क्या अभी डिवाइन रूलर के अंडर थी, या वो कस्टमरी लॉज के अंडर थी, या वो प्रीस्ट के अंडर है, या फिर अब वो लेजिस्लेशन या कानून के अंडर में आ गई है। और फर्दर कि अगर अब वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है तो क्या उसके अंदर एक रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म का प्रोसेस चल रहा है जो उस सोसाइटी की अंदर चेंजेस को लीगली रिप्रेजेंट, लीगल फिक्शन से लिखने की कोशिश कर रहा है ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। तो ये एक बड़ा बढ़िया फ्रेमवर्क था जो मेन ने लिखा था, हेनरी मेन ने, जिससे बेसिस पे अब लॉ को आगे ले जाया जा सकता था। कंपैरेटिव स्टडी में भी हेनरी मेन पायनियर था। तो जितना उसने अलग अलग लेजिस्लेशन और अलग अलग कस्टम्स और कम्युनिटीज़ को स्टडी किया, ये भी दिस वाज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल को उसने काफ़ी आगे लेके गया, डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके, और उसको एक स्ट्रक्चर दिया जिससे फिर फर्दर लोगों ने उसको बढ़ाया आगे। कई सारे जो इसके प्रिंसिपल्स थे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ,
कस्टमरी इनको डिस्प्यूट किया कल जो और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, लेकिन वो डिस्प्यूट बेसिकली एक फ्रेमवर्क, उसने जो जिस फ्रेमवर्क को दिया उसी को क्रिटिसाइज़ किया। तो फ्रेमवर्क तो अभी भी जो हेनरी मेन था उसी का चल रहा था।